अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, एसपी अदील अकबर ने ख़ुदकुशी की, उसके हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात हैं, मैं उन पर बात करना चाहूँगा। यानी कि एक तो जब मैंने आपसे कल व्लॉग रिकॉर्ड कराया तो अभी वाक़े को हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई थी, कुछ मालूमात थीं और उसके अलावा स्पेकुलेशन थी। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जो चल रहा था, सब लोग उस वाक़े को पॉलिटिसाइज़ कर रहे थे और अपने अपने एंगल से उसको देख रहे थे। तो उस हवाले से कुछ जो नई मालूमात हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये था कि जो अदील अकबर साहब हैं उनको आखिरी कॉल आई और उसके बाद या जिसके साथ उन्होंने आखिरी दफ़ा बात की और उसके बाद उन्होंने अपने गनमैन से गन ली और अपने आप को गोली मार ली। तो वो किसकी कॉल थी और ये क्या वाक़या था, मैं तो इस खदशे शौक से नहीं निकल रहा कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हों, आपके आगे ड्राइवर बैठा हो, साथ जो है वो गनमैन बैठा हो, आप पीछे बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे गन दें। तो आई डोंट नो कि उनकी क्या कैफियत होगी कि ये पीछे बैठे हुए हैं, कोई ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल भी नहीं है कि वो गन मांग रहे हैं। और जो मुझे पता चला उस टाइम गन में मैगज़ीन नहीं था, उन्होंने कहा कि इसमें वो मैगज़ीन भी मांगा, उसको गन को लोड किया और फिर उन्होंने अपने माथे पर गोली मार ली। तो उससे पहले जो मालूमात मिली हैं वो इस सुइसाइड कमिट करने से पहले उनकी किसी के साथ बात हुई। तो मैं बड़ा क्यूरियस था कि वो क्या बात हुई और क्या कोई प्रेशर वाली कॉल थी या क्या मामला था। तो जो मुझे पता चल सका वो ये है कि उनके कोई एक दोस्त थे जो कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में थे। इधर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से मतलब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न वो वजारत है या वो अदारा है जो कि ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन के रिलेटेड मामलात को डील करता है। तो उधर इन्होंने अपने एक दोस्त से बात की और इसके अलावा एसपी सदर से उनकी बात हुई। और उसके बाद ये वाक़या हो गया। ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में अपने दोस्त को क्यों मिलना चाह रहे थे, को उस हवाले से बात हो रही थी कि वो उन्होंने उनके साथ को मिलना था। तो क्या उसकी बैकग्राउंड क्या थी? एक वजह ये थी कि अदील अकबर जो हैं इनकी प्रमोशन रुकी हुई थी। ये पहले बलूचिस्तान में सर्व करते रहे, तो इन पर किसी ने इसी तरह कोई गलत रिपोर्ट बना दी, जो एसीआर होती है उसमें, या यानी कि उसके अलावा कोई एक कंप्लेन लॉन्च कर दी। बाज़ कात ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि कंप्लेन जो है वो बिल्कुल जेन्युइन हो। कई अफसरान के आपस में मामला चल रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंतकाम का भी ये तरीका होता है कि उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन लॉन्च कर दी। अब जो कंप्लेन करने वाले ऑफिसर हैं उनके बारे में भी जो मैं जान पाया, कोई इंटेग्रिटी उनकी उनके हवाले से कोई उस पर भी काफ़ी निशान है, सवालिया निशान है। और एक दफ़ा उनकी जो प्रमोशन बोर्ड हुआ तो उन्होंने कहा जी कि उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन है, तो लिहाजा इस दफ़ा उनको प्रमोशन नहीं मिल सकती। तो उस पर काउंटर आर्गूमेंट ये था कि अगर कोई कंप्लेन थी तो कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करना था, उसको रिजॉल्व करना था। अगर उन पर कोई इल्ज़ाम था, अगर आप कुछ साबित कर सकते तो फिर उनको सज़ा मिलती। वो कुछ नहीं हुआ। अब जब नेक्स्ट ईयर में उनकी प्रमोशन बोर्ड दोबारा हुआ तो उस टाइम फिर पता चला जी वो इंक्वायरी अभी तक चल रही है। ये एक तरीका भी होता है कि किसी को पिनलाइज करने का, कि आप इंक्वायरी को कंक्लूड ना करें और वो बंदा उस दौरान सफ़र करता रहे और उसकी प्रमोशन जो है वो भी रुक जाए। और किसी भी अफसर के लिए ये एक बहुत बड़ी टेंशन की बात होती है कि उसके जो कोलीग्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है और वो पीछे रह गया। और फिर अदील अकबर जैसे ऑफिसर की कि जो पुलिस सर्विस में जब उन्होंने सीएसएस किया तो पुलिस सर्विस में वो टॉप किया। वो जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर थे, पुलिस सर्विस में वो पहले नंबर पर थे। और जो पहले नंबर पे होता है पुलिस सर्विस में, उसको फिर वो सीनियर एसपी तस्वर किया जाता है कोर्स के दौरान भी। तो एक ऐसा बंदा जो पढ़ने लिखने वाला और कॉम्पिटेंट हो और उसको ये पता चले कि मैं तो इतनी मेहनत करके और पोजीशन होल्डर था और बाकी अफसरान से पीछे रह गया हूँ, तो ये डेफिनेटली एक परेशानी का सबब होता है। अब यह है कि इसके अलावा जो इतलात मिली हैं वो ये है कि उन्हें कुछ डिप्रेशन का भी मामला था। कुछ एक पोस्ट सर्कुलेट कर रही थी जिसको मैं इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पाया, लेकिन कोई एक साहब थे, कोई एक साइकेट्रिस्ट बज़ाहिर उनकी पोस्ट थी, वो कह रहे थे कि मुझे एक दिन पहले मिलने आए थे। उनकी पोस्ट से लगता था कि वो कहीं पिम्स में है, यानी कि जो एक पिम्स हॉस्पिटल है उधर उधर वो साइकेट्रिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि वो
डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे। ये मेंटल हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ जो है ना, इनको हम बाकी अगर किसी को हार्ट अटैक हो या इस तरह का मसला हो तो हम मान जाते हैं, लेकिन हम मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को अभी तक ज़हनी तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं। ये किसी बंदे के साथ भी हो सकता है, और इसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि जिस तरह की वजूहात हम एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं कोई इस तरह के मामला हों। खैर यह है कि उस पोस्ट के मुताबिक वो डिप्रेशन की जिस स्टेज पर थे, उन्होंने फैमिली को भी एडवाइस किया कि इनसे कोई जो वेपन है या ऐसी चीज़ें इनसे दूर रखा जाए, या इन अदर सेंस आप ये भी कह सकते हैं कि इनको तनहा ना छोड़ा जाए कि जिधर कोई एक इंतहाई स्टेप ले ले बैठें। और माजी में हमारे पास एक एग्जांपल भी है कि डीसी गुजरांवाला ने ख़ुदकुशी की थी। तो वो भी डिप्रेशन के पेशेंट थे, और वो तो है दवाई भी लेते रहे। और जिस एक अफसर ने उनकी बाद में इंक्वायरी की कि मौत किस तरह हुई, तो उन्होंने वो उनकी प्रेस्क्रिप्शन वगैरह भी देखी थी, और उसमें साइकेट्रिस्ट ने लिखा हुआ था कि इनको तनहा ना छोड़ा जाए, इनके साथ कोई ना कोई बंदा मौजूद रहे, कि यानी कि इसी खदशे के पेश नज़र के कोई इंतहाई स्टेप ना उठा लें। तो ये हो सकता है, यानी कि कोई ये डिप्रेशन का जो चीज़ें हैं, डिप्रेशन के रिलेटेड मामला बाज़ का ट्रिगर कर जाते हैं, उधर बंदा फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं होता कि यानी कि एक इंडिपेंडेंटली या एक रैशनल तरीके से सोचने की पोजीशन में नहीं होता, उसमें कोई वो एक इंतहाई स्टेप उठा सकता है। अब इसके साथ एक और जो चीज़ है, मेरी जो पुलिस अफसरान से गुफ्तगू हुई उससे पता चला कि जिस तरह पुलिस का कल्चर है, जिस तरह लोग जिसको पुलिस कल्चर कहते हैं, इसका शिकार अफसरान भी होते हैं कि बाज़ औक़ात जो अफसरान हैं उनके सीनियर्स उनके साथ बड़ा एक उनका रवैया अच्छा नहीं होता। एक वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। कई अफसरान ऐसे होते हैं, जो मैंने अगले दिन भी जिक्र किया था, जो ख़ुद टाइम पर नहीं आते और फिर बाकी अफसरान जो हैं उनको भी लेट बैठाए रखते हैं। कई अफसरान ऐसे हैं कि जिनके कोई नींद के रिलेटेड मामला होते हैं कि उन्हें ख़ुद नींद नहीं आती, और जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी रात को 2-2 3-3 बजे तक जगाए रखते हैं। इस तरह के भी इश्यूज़ होते हैं। और फिर अगर आपकी जॉब बड़ी थैंकलेस किस्म की हो और वो भी एक प्रेशर आता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। अब उसमें क्या ट्रिगर क्या बना, हमें कुछ नहीं आइडिया, लेकिन एक फैक्ट जो नज़र आ रहा है वो ये है कि उन्हें डिप्रेशन का इशू था। मेरी जो जो लोग वाकफ़ान हाल जिनको कहते हैं, जो उनसे मेरी बात हुई तो पता चला कि जो गनमैन है जिसने गन दी थी उसको इन्होंने डिटेन भी कर लिया था, और जो अदील अकबर के भाई हैं वो को 2-3 दिन से इधर इस्लामाबाद में ही थे। अदील अकबर जो हैं, इनके एक भाई जो हैं वो PCS उन्होंने किया हुआ है, वो उधर लाहौर में सेक्रेटेरिएट में सर्व कर रहे हैं। उनकी बहन जो है वो भी सिविल सर्विस में, प्रोविंशियल सिविल सर्विस में। ये भी अब फुल ब्राइट पे जा रहे थे। एक जो इनके भाई हैं वो वकील हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको कहा कि अगर आप समझते हैं कि आपको इस गनमैन पर शक है या किसी और लिहाज से भी आपको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यानी कि उन्होंने ख़ास तौर पे जो गनमैन को डिटेन किया हुआ था उन्होंने कहा कि इसका कोई कसूर नहीं है। एन मुमकिन है कि वो गनमैन उनके साथ ही रहता होगा ज़्यादातर, तो फैमिली के बाकी लोग जो हैं वो भी उसके मजाज से, उसकी फितरत से आगाह होंगे और उनको पता होगा कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तो एनीवे, इसमें एक सबक यह है कि हम मेंटल हेल्थ को एक बीमारी तस्वर करें कि जो इसके रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसको सीरियस लें, इसको स्टिग्मा ना बनाएं। फैमिली इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है। जो अदील है, उनकी वाइफ है, उनके बारे में भी आता है कि वो डॉक्टर हैं। उनके फादर के बारे में को मुझे बता रहा था कि वो उधर ये हैं कामों की साइड से हैं, गुजरांवाला साइड से। और एक कोई अफसर था वो उधर गया, जनाजे पर गया, और जो कि पहले उनके फादर को मिला भी हुआ है, तो वो कहता है कि मुझे उसके फादर पहचान नहीं सके। यानी कि वो एक ट्रॉमा में होता है बंदा। यानी कि इसमें एक डबल ट्रॉमा है कि एक तो उनके जवान साल बेटे की डेथ होगी, दूसरा जो काज बनी कि सुइसाइड, वो एक ऐसा एक हमारे मुआशरे में स्टिग्मा है कि हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं उन पर हम फोकस करने को तैयार नहीं हैं। तो इसमें हमारे लिए सबक है, और ख़ास तौर पे जो लीडरशिप है, पुलिस लीडरशिप है या किसी भी महकमे के लोग हैं, उनके लिए सबक है कि जो उनके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं उनकी सेहत का ख्याल रखें। उनको यानी कि उनमें अगर कोई बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं या वो किसी लिहाज से मेंटली अपसेट फील कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें। हमारा ये होता है कि एक दिन बंदे की डेथ होती है, हम उस दिन जो है पूरा पाकिस्तान पीट रहा होता है,
हालत मातम में होता है और लगता है कि जैसे जो है ना वो जो कहते हैं कि तुम्हारे खून से इनकलाब आएगा, ऐसी वाली कैफियत होती है। अगले दिन हम जो कोई और इशू आ जाता है उसको हम भूल के तो फिर आगे चल पड़ते हैं। तो एनीवे ये बहुत ही एक सैड इंसिडेंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो तालिबान के हवाले से है। तालिबान पर कोई इंडिया के असरात ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं कि जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को तंग करना शुरू किया कि उन दरियाओं पर डैम बनाने शुरू किए कि जो जिनका पानी पाकिस्तान की तरफ आता है। अब तालिबान जो हैं इन्होंने इंडिया को कॉपी करना शुरू कर दिया है। एक दरियाए कुन्नड़ है जो कि चित्राल से निकलता है और ये अफ़गानिस्तान से होकर पाकिस्तान आता है। अब उन्हें ये ख्याल आया जी कि हमें भी डैम बनाने की ज़रूरत है और बड़ी एक हंगामी बुनियादों पर डैम बनाने की ज़रूरत है। तो यानी कि वो इस सेंस में अब पाकिस्तान को थ्रेट करना शुरू कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का यकीन है कि वो पाकिस्तान के साथ फ़ौजी तौर पर मुकाबला कर नहीं सकते। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो पैदा कर रहे हैं कि जिससे कोई टेंशन और बढ़ेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तालिबान के लिए अपने लिए भी दुरुस्त नहीं होगी। फिर इसी तरह के मसाइल बनते हैं जिधर हमारे जो लोग हैं वो फिर कह रहे होते हैं जी कि हमें अफ़गानिस्तान में जाने की क्या ज़रूरत थी। अफ़गानिस्तान की हमारी बड़ी पुरानी बैकग्राउंड है। अफ़गानिस्तान ने 1947 में पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था और एक साल बाद जाकर तस्लीम किया था। उस टाइम भी इन्होंने ड्यूरेंट लाइन का इशू बनाया हुआ था। ये भी बड़ा एक फ़िक्शनल किस्म का एक अफसानवी इशू इन्होंने बनाया हुआ है जी कि ये हमने तो ये हमारी जो सरहद है या अफ़गानिस्तान की वो अटक तक आती है। हालांकि किसी जगह पर डॉक्यूमेंट में ये चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होती। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान पर फ़ौज कशी की। इन्होंने जो ट्राइबल एरियाज़ हैं बाजोड़ साइड इधर इन्होंने फ़ौज भेजी। यही उस टाइम जो पश्तूनिस्तान बनाने के चक्कर में थे। इन्हीं मामलात की वजह से इनके कई लोग जो हैं वो फिर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे उन्हें पाकिस्तान ने ट्रेन किया। अब यह है कि पाकिस्तान की अपनी बका का इशू बना हुआ था। तो इनका ये ख्याल था कि शायद ये अब मेरी एक तशरीह है कि इन्हें लगा कि शायद पश्तून नेशनलिज़म हमें रास नहीं आई तो चलें कोई इस्लामिक नेशनलिस्ट जो हैं इनको हम प्रमोट करते हैं, वो भी हमें रास नहीं आए। तो ओवरऑल ये है कि हमें अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है और कोई जो जंग होती है वो बाई चॉइस नहीं होती, या एटलीस्ट पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आपके अपने मुल्क में या आपकी कौमी सलामती ख़तरे में पड़ी हो तो आपको उसके लिए तमाम स्टेप्स उठाने पड़ते हैं और इसीलिए फ़ौज भी रखी जाती है। एक बड़ी ही अच्छी ख़बर जो मैं आपसे पहले कई दफ़ा मैं बात भी करता था कि पाकिस्तान ने खारजा महाज पर जिस तरह प्ले किया है ये एक्सेप्शनल है। और आज फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने इस पर एक आर्टिकल लिखा है और उधर जो लिखने वाले हैं वो इनके एक थिंक टैंक है, उसके एक बड़े डिस्टिंग्विश फेलो हैं, उनका नाम है रॉबर्ट ए मैनिंग। वो ज़्यादा चाइना के इश्यूज़ पर लिखते हैं। और उन्होंने लिखा है जी कि पाकिस्तान ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक मिरेकल, कि ये वाला जो साल है ये पाकिस्तान के सफारती लिहाज से इन्होंने बड़े मिरेकल परफॉर्म किए हैं। यानी कि जो है ना एक मोजज़े किए हैं इन्होंने, कोई जो ऐसी चीज़ें जो कि अनबिलीवेबल हों, पाकिस्तान की अपनी कैपेसिटी से बड़ी हों, कि उसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो ये समझ नहीं लगती कि क्या मैं जो उन्होंने ट्रंप के साथ ब्रेक थ्रू किया है या ट्रंप को बिल्कुल अपने शीशे में उतारा है, ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, या कि उनकी सऊदीया के साथ जो दिफाई मुआहदा किया है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसने कहा कि ये तो उनके दो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और जो ट्रंप के साथ है, उन्होंने कहा जी कि ये एक जो अमेरिका की पिछले 25 साल की पॉलिसी थी कि जिसमें भारत जो है उनका एक फेवरेट चाइल्ड बना हुआ था। अब भारत को ट्रंप जो है पीछे छोड़ के तो वो पाकिस्तान पर अपनी नज़र करम किए हुए है। यानी कि ऐसा आदमी जो वैसे बेतबारा हो तो उससे ना सिर्फ कि बचना बल्कि उसको अपना हमनवा बना लेना, ये एक पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। और ये अमेरिकन इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी उनका बहुत ही मोतबर किस्म का मैगज़ीन है। इसके अलावा मज़ीद जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि एट द सेम टाइम वो ईरान के साथ भी उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। चाइना के साथ उनके भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने गज़ा के मामले पे अपने आप को रेलेवेंट कर लिया है। जो ट्रंप है वो 2-3 दफ़ा फील्ड मार्शल से मिल चुका है। अब वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी तकरीबन उतनी दफ़ा ही मिल चुका है कि एक दफ़ा उधर वाशिंगटन में मुलाकात हुई, उससे पहले न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सेशन में, और फिर उसके बाद
जो गज़ा के हवाले से जो पीस एग्रीमेंट पर के हवाले से जो एक फंक्शन हुआ, कोई सेरेमनी हुई उधर मिस्र में शर्म शेख में, तो उधर दोबारा उनकी मुलाकात हुई और एक हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जिसको ट्रंप ने तकरीर की दावत दी, अगरचे वो उसने अपनी तारीफ़ में तकरीर करानी थी, वो शहबाज शरीफ को दी, तो उसने कहा जी कि इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने ना सिर्फ कि अपने आप को ट्रंप से बचाया बल्कि उन्होंने उसको अपना हम नवा बनाया, बल्कि ट्रंप जो है वो उनके गीतकार है। और साथ ही उन्होंने जो सऊदी अरब है जो कि एक सबसे अहम प्लेयर है मिडल ईस्ट का, उसके साथ उन्होंने अपना एक दिफाई मुआहदा कर लिया है। और ये सब कुछ करने के साथ साथ यानी कि वो ममालिक कि जिनके साथ उनकी राइवलरी चल रही है, मसलन अमेरिका का इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या टेंशन चाइना के साथ चल रही है, तो पाकिस्तान के चाइना के साथ भी उतने ही अच्छे तल्लुकात हैं। सऊदी अरब के मामलात ईरान के साथ अच्छे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के दोनों के साथ अच्छे हैं कि एक के साथ दिफाई मुआहदा किया है, दूसरे के साथ कई तजारती मुआहदे जो हैं वो हो रहे हैं। और ट्रंप जो है वो तो है ही है, वो तो एक ट्रंप कार्ड है। तो ओवरऑल ये एक बहुत एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन है और ये अमेरिका से हो रही है। तो ये पाकिस्तान के हवाले से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब जिस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा वो ये है कि इन ताल्लुकात को हम दिफाई लिहाज से तो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मुआशी लिहाज से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आए, और सरमायाकारी के लिए हम अपने आप को कितना तैयार समझते हैं, जो कि मुझे तैयारी अभी नज़र नहीं आती। ये नहीं है कि ट्रंप ने कहना है कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसने हमारे स्टेट बैंक में कोई जो कोई $20 बिलियन भेजना है, वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, कोई बिज़नेस आपके पास होना चाहिए या कोई बिज़नेस प्रपोज़ल होनी चाहिए कि जो कि सेलेबल हो, तो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें भी आ रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, अल्लाह करे कि इससे भी बेहतर खबरें आएँ। तो नाजरीन आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।